आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। आज का यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है काव्य हेतु। यह काव्य हेतु पर दूसरा वीडियो है। या इसे काव्य हेतु का पार्ट 2 वीडियो भी कह सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले के व्याख्यान पे काव्य हेतु और काव्य हेतु के प्रमुख उपादान और प्रथम उपादान प्रतिभा के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया था। आज हम लोग काव्य हेतु के दूसरे और तीसरे उपादान व्युत्पत्ति एवं अभ्यास पर चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति और अभ्यास पर भारतीय आचार्यों की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। काव्य सर्जना के हेतुओं में व्युत्पत्ति भी एक महत्वपूर्ण साधन या कारण है। इसका सामान्य अर्थ है बहुज्ञता। यह अर्थ काव्य शास्त्र के सभी आचार्य को मान्य है। यह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक उत्पत्ति शब्द से निर्मित है। व्यापक रूप से काव्य शास्त्र व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि लोक में जो कुछ भी उत्पन्न है उसका विशेष ज्ञान व्युत्पत्ति है। वस्तुतः इसके अंतर्गत लोक व्यवहार एवं प्रकृति परिचय आदि विविध विषयों का ज्ञान समाहित होता है। व्युत्पत्ति के भी दो भेद हैं, शास्त्रीय एवं लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन से प्राप्त होती है। जो कुछ भी हम अध्ययन से प्राप्त करते हैं, अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वह शास्त्रीय व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है। और दूसरा है लौकिक व्युत्पत्ति। लोक के निरीक्षण से जो भी ज्ञान हम लोगों का मध्य देखकर, लोगों का निरीक्षण कर जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे हम वह लौकिक व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है। यह प्रतिभा का संस्कारक है। लोक के निरीक्षण, शास्त्रों के मनन चिंतन एवं काव्य परंपरा का गंभीर अध्ययन करने से कवि में निपुणता आती है। जो जितना अधिक काव्य का ज्ञान अध्ययन करेगा, उसकी कविता में उन अध्ययन को हम आसानी से देख सकते हैं। वो कवि और भी निपुण हो जाता है। कवि का अनुभवजन्य ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। इसके माध्यम से वह काव्य को जीवन और समाज के समीप लाता है। व्युत्पत्ति का क्षेत्र असीमित होता है क्योंकि लोक और शास्त्र की कोई सीमा नहीं होती। व्युत्पत्ति तत्वों का ठीक ज्ञान होने पर काव्य दोषों में भी कमी आती है। अतः काव्य का उत्कर्षपूर्ण, दोष रहित और सहृदय आह्लादक बनाने के लिए व्युत्पत्ति का यथेष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम अब अभ्यास पर चर्चा करें, अभ्यास भी काव्य हेतुओं का एक महत्वपूर्ण कारण है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करना अभ्यास है। किसी चीज को निरंतर करते जाना। काव्य रचना की पुनः पुनः प्रवृत्ति अभ्यास कहलाता है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना है। काव्यज्ञों से शिक्षा प्राप्त कर काव्य रचना
का अभ्यास करने से काव्य निर्माण में उत्कृष्टता आती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई कविता लिखते हैं, वो को ज़रूरी नहीं कि पहली बार में वो कविता एकदम उत्कृष्ट हो जाए। उसे बार बार लिखते रहने से वो उस कविता में गुणता आ जाती है, गुणवत्ता आ जाती है और वो उत्कृष्ट हो जाती है। काव्य गुण समृद्ध और दोष रहित होता है। आपके निरंतर अभ्यास से जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ही उसमें काव्य दोष कम होगा। आचार्यदंडी ने अभ्यास का महत्व स्वीकार किया है। अभ्यास से वाणी की उपासना करने का अवश्य ही वाणी अनुग्रह करती है। अभ्यास तत्व से रचना सौष्ठवपूर्ण, परिनिष्ठित एवं परिमार्जित हो जाती है। हिंदी आचार्यों एवं समीक्षकों ने काव्य हेतु का निरूपण किया है। उसमें रीतिकालीन आचार्यों को हम देख सकते हैं। उन्होंने भी काव्य संबंधी विवेचन विस्तृत संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के समान ही किया है। उनमें स्पष्ट संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का प्रभाव दिख पड़ता है। आचार्य कुलपति ने अपने लक्षण ग्रंथ रस रहस्य में काव्य निरूपण करते हुए प्रतिभा को प्रमुख कारण हेतु स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, शब्द अर्थ जिनते बने निकी भांति कवित्त, सुधी दयावन समर्थ्य तीन करण कवि को चित्त। आचार्य कुलपति व्युत्पत्ति और अभ्यास को गौण कारण मानते हैं। आचार्य सुरपति मिश्र के तीन काव्य हेतुओं का वर्णन करते हैं। देव प्रसाद अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। उन्होंने आचार्य सुरपति ने प्रतिभा को देव प्रसाद कहा है। बाकी व्युत्पत्ति तथा अभ्यास वैसे का वैसे ही रखा है। ये प्रतिभा के संबंध में पंडित राज से तथा तीनों को सम्मिलित रूप को काव्य मानने में आचार्य मम्मट से प्रभावित दिखते हैं। वे लिखते हैं, कारण देव प्रसाद जी ही शक्ति कहत सब कोई, वित्पत और अभ्यास मिल त्रय बिनु काव्य ना होए। उन्होंने काव्य सिद्धांत में ये परिभाषाएं दी है। श्रीपति मिश्र ने काव्य हेतु की संख्या 6 स्वीकार की है। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास तथा प्रतिभा। वे मम्मट के काव्य प्रकाश से प्रभावित थे। उन्होंने शक्ति तथा प्रतिभा और निपुणता तथा व्युत्पत्ति को अलग अलग हेतु मान लिया। वे लिखते हैं काव्य सरोज में, शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति अरु अभ्यास। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति अरु अभ्यास, अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। रीतिकालीन आचार्यों में भिखारीदास का काव्य हेतु निरूपण ज्यादा व्यवस्थित है। दास ने अपने लक्षण ग्रंथ काव्य निर्णय में 3 काव्य हेतुओं का उल्लेख किया है। पहला शक्ति, उसे हम वो प्रतिभा को ही शक्ति कहते हैं। सुकवि काव्य रीति का अध्ययन तथा लोकानुभव। शक्ति अर्थात प्रतिभा, सुकवि काव्य रीति का अध्ययन दूसरा तथा लोकानुभव। दास का काव्य हेतु विवेचन
मम्मट के काव्य प्रकाश पर ही आधारित है। दास लिखते हैं, शक्ति कविंत बनाइए जिन्ह जन नक्षत्र में दीन विधाते। शक्ति कविंत बनाइए जिन्ह जन नक्षत्र में दीन बधाते विधाते। काव्य की रीति लखी सुखबिन सो देखी सुनी बहु लोक की बातें। दास जू जाए एकत्र ए तीन बने कविता मनोरचक ताते। दास जू जाए एकत्र ए तीन बने कविता मनोरचक ताते। एक बिना ना चले रथ जैसे धुरंधर सुत के चक्र निपाते। ये काव्य निर्णय वृत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु के अंतर्गत मान्यता दी है। संस्कृत को शक्ति या प्रतिभा के अर्थ में तथा वृत्ति को व्युत्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीतिकालीन कवियों या आचार्यों का काव्य हेतु निरूपण संस्कृत आचार्यों के मतों पर ही आधारित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अगर वो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा करें तो आचार्य द्विवेदी भी प्रतिभा को प्रधान तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को गौण काव्य हेतु मानते हैं। वे कहते हैं, कवि के लिए जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह प्रतिभा है। प्रतिभा के ना होने पर उद्भट विद्वान भी मनोहारिणी कविता करने में समर्थ नहीं होते। व्युत्पत्ति और अभ्यास पर भी द्विवेदी जी ने बल दिया है। उनकी मान्यता है कि जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। ये बातें उन्होंने सरस्वती पत्रिका में लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को प्रमुख और अनिवार्य हेतु माना है। उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में कवि को कला निपुण और सहृदय होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का काव्य हेतु विवेचन रस सिद्धांत के ही अनुरूप है। उन्होंने काव्य निरूपण पर मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ के विचारों का प्रभाव माना है। छायावादी कवियों में निराला, पंत और महादेवी वर्मा ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में विशेष मान्यता दी है। कविवर निराला प्रतिभा को दैवीय शक्ति मानते हैं जो मानव मन को उत्कर्ष प्रदान करती है और बंधन रहित होती है। रविंद्र कविता कानन में वे कहते हैं, कली की सुगंधी की तरह महाकवि की प्रतिभा भी अपनी छोटी सी सीमा के भीतर संतुष्ट नहीं रहना चाहती। वह हर एक मानवीय दुर्बलता को परास्त करना चाहती है। यह उसका स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि दैवीय शक्ति वही है जो मानवीय संबंधों का उच्छेद कर देती है। प्रतिभा के साथ वे व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु में आवश्यक मानते हैं। उनकी मान्यता है, प्रकृति का पर्यवेक्षण करने वाला ही कवि नहीं हो जाता, उसे और भी बहुत सी बातों की नापतोल करनी पड़ती है। किस शब्द का प्रयोग उचित होगा, किस शब्द में कविता में भाव व्यंजना अधिक होगी, इसका भी ज्ञान कवियों को रखना पड़ता है। उन्होंने ये बातें रविंद्र कविता कानन में कही है। पंत जी काव्य हेतु में प्रतिभा और व्युत्पत्ति को मानते हैं, परंतु व्युत्पत्ति को प्रतिभा की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं।
गुंजन में वो लिखते हैं, नापिक प्रतिभा का कर अभिमान, मनन कर मनन शकुनी नादान। महादेवी वर्मा ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में महत्व दिया है। उनका कहना है, अभ्यास मात्र से उत्कृष्ट साहित्य सृजन संभव नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात छंदा में कही है। प्रतिभा की अनिवार्यता और जन्मजात होने के संबंध में उनका विचार है। वे लिखती है, साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य हेतुओं पर विस्तार पर विचार किया है। उन्होंने प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास में प्रतिभा को प्रधान काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा को वे एकांत वैयक्तिक संपत्ति मानते हैं और इसलिए उसकी काव्य सर्जना में प्रमुखता से स्वीकार करते हैं। उन्होंने बहुज्ञता को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। उनकी दृष्टि में प्रतिभा नैसर्गिक होती है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो काव्य सृजन में काव्य हेतु की भूमिका अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हम कुछ बिंदु पर विचार कर सकते हैं। पहला बिंदु है, काव्य का निर्माण कैसे होता है, उसकी निर्मिति में किन तत्वों का योग होता है। आचार्य और मनीषियों ने गंभीर चिंतन से प्रतिभा तत्व ज्ञात किया। सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य रचना के लिए आवश्यक माना। ठीक है। दूसरा, प्रतिभा पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त होती है। आचार्यों ने प्रतिभा को जन्मजात या सहजा माना है। कुछ आचार्यों ने प्रतिभा के भेद करते हुए आहार्य या उत्पाद्यता और औपदेशिकी भी स्वीकार किया है। तीसरा, व्युत्पत्ति भी एक महत्वपूर्ण काव्य हेतु है। इसके अंतर्गत शास्त्र और लोक का व्यापक ज्ञान, प्रकृति पर्यवेक्षण तथा पूर्व प्रसिद्ध कवियों के अनुशीलन को महत्व दिया गया है। इस तत्व में प्रतिभा का संस्कार और विकास होता है। काव्य हेतु में अभ्यास का भी महत्व है। यह तत्व भी प्रतिभा को संस्कारित करता है। अभ्यास से काव्य कौशल में निखार आता है। बिना अभ्यास के प्रतिभा कुंठित हो जाती है। काव्य हेतु की भूमिका, अंतिम काव्य हेतु की भूमिका काव्य के आस्वाद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इन दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के व्याख्यानों का निष्कर्ष निकाले तो कुछ इस प्रकार होगा कि काव्य हेतु पर क्रमिक विचार भामा से प्रारंभ हुआ। आचार्य भामा ने काव्य हेतुओं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा जो प्रमुख हेतु माना है, प्रतिभा को प्रमुख हेतु माना है, तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को प्रतिभा का संस्कारक तत्व माना है। आचार्य रुद्रट, वामन और पंडित राज जगन्नाथ इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा, आचार्य दंडी, वाग्भट, मम्मट आदि आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को काव्य सर्जना का सम्मिलित रूप स्वीकार किया है। तीसरा, काव्य हेतु में प्रतिभा प्रमुख है। शेष दोनों तत्व, व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता और अभ्यास, प्रतिभा के संस्कारक है। अंतिम,
रीतिकालीन तथा आधुनिक कालीन हिंदी के आचार्यों और समीक्षकों ने भी काव्य हेतु पर विचार किया है। रीतिकालीन आचार्यों का विवेचन परंपरागत है, किंतु आधुनिक समीक्षकों के विवेचन में कुछ नवीनता है। ये रही काव्य हेतु पर विस्तृत चर्चा। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।